वेलकम बैक टू द क्लास। कल जैसे हम लोग बात कर रहे थे प्रियम्बल के बारे में बात कर रहे थे। आज हम लोग प्रियम्बल की जो भी रिमेनिंग चीज़ें हैं उसको डिस्कस करके इसको हम लोग इस टॉपिक को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे इन लेस देन 20 मिनट्स। ओके, कल हम बता रहे थे कि प्रियम्बल की जो बेसिक फ़िलासफ़ीज़ हैं ये कहाँ से आती है, अलग अलग सुप्रीम कोर्ट के जज में प्रियम्बल को लेकर क्या बोला है, गोलकनाथ केस में क्या बोला है, बेरीवेरी यूनियन केस में क्या बोला है। तो उसके अलावा हम लोग ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में बात किया कि पंडित नेहरू के ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के ऊपर बेस करके हमारे प्रियम्बल को बनाया गया था। फिर ये जो बड़ी बड़ी आइडियल्स था, इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, वर्ल्ड पीस, ये सारी चीज़ें हमारे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में पंडित नेहरू के ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में इसका जिक्र था। तो हमें क्या पता है, इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ये तीनों शब्द कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन से। ठीक है, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से। अगर आपको पीछे किसी पक्षी की आवाज़ आ रही है, इट इज़ ए पीकॉक। सो आई एम फॉर्चुनेट कि मैं पीकॉक की आवाज़ सुन रहा हूँ। सो मूविंग अहेड, उसके बाद हम लोगों ने प्रियम्बल की बात किया था कि सोर्स बात किया था, क्या सोर्सेस है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, फिर नेचर क्या क्या है, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। इसके बाद इसमें हमें सॉवरेन क्या है या हमें पता है कि आवर कंट्री इज़ इंडिपेंडेंट, आवर कंट्री इज़ एनफ इंडिपेंडेंट कि वो अपनी सारी डिसीजन खुद ले पाए, तो उसको सॉवरेन कहते हैं। डेमोक्रेटिक क्या है? यहाँ पर जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है वो लोगों के द्वारा चुना जाता है। हमारे यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स एक डेफिनेट टाइम पीरियड के लिए चुना जाता है। ठीक है। और रिपब्लिक क्या है? जो हमारा हेड ऑफ द स्टेट है। हमारा हेड ऑफ द स्टेट कौन है? हमारा हेड ऑफ द स्टेट है प्रेसिडेंट। ठीक है। तो प्रेसिडेंट इज़ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाई द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये इलेक्टेड होते हैं। अगर हम लोग बात करें इंडिया में, तो क्या ये डायरेक्ट इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का, फिर इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है? इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। हु आर द पीपल दैट कंसिस्ट्स द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? प्रेसिडेंट को वोट करने के लिए कौन कौन लोग उसमें शामिल होते हैं? जो इलेक्टेड मेंबर हैं, इलेक्टेड मेंबर ऑफ इलेक्टेड एमपीज, माने इसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों का आ जाएगा, इलेक्टेड एमपी। फिर एमएलएस ऑफ स्टेट्स, एमएलएस हैं, ठीक है, इलेक्टेड एमएलएस ऑफ स्टेट्स, और एमएलएस ऑफ दिल्ली, पौंडीचेरी एंड JNK। ये तीनों यूनियन टेरिटरीज़ के जो एमएलएस है वो लोग आके सब मिल के जो क्या करते हैं, आपका प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट देते हैं। तो जो हेड ऑफ द स्टेट है हमारे यहाँ पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, माना रिपब्लिक वो है जहाँ पर हेड ऑफ द स्टेट को डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली चुना जाता हो। तो इंडिया में क्या कहा जाता है, इसको इनडायरेक्टली चुना जाता है। सो ये हम लोग का रिपब्लिक है। तो सोशलिस्ट और सेक्युलर क्या है, इसके बारे में अभी हम नीचे डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव को भी हम लोग देखेंगे और डेट ऑन विच इट वॉज एडॉप्टेड। तो यह हम लोग देखेंगे इतने दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल डॉक्यूमेंट हैज़ एवर प्रोड्यूस्ड ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये हो गया हमारा सोर्स। हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic। देखिए, मैंने उस दिन भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ कि इसके बीच में कोई भी कॉमा नहीं है। मतलब क्या है, आप किसी एक को उठा के आप अपने समझ के लिए खाली एक को उठाएंगे सेपरेटली, ऐसा नहीं होगा। सबको एक साथ समझना पड़ेगा। दिस ऑल एग्जिस्ट इन कोहेरेंस विथ ईच अदर। ठीक है। फिर आइए, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या क्या, हमें क्या सिक्योर करना है? जस्टिस सिक्योर करना है। किस तरह के? सामाजिक, अर्थनैतिक और राजनीतिक, इन तीनों स्तर पे हमें क्या करना है? हमें न्याय को एस्टेब्लिश करना है। हर व्यक्ति को, समाज में रहने वाला हर व्यक्ति को बराबरी का मौका मिले। इकोनॉमी के लिए अगर हम बात करें, हर किसी को इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी में उतना ही आगे बढ़ने का मौका मिले जितना आपको और मुझे। कोई एक बहुत ज़्यादा अमीर, कोई बहुत करीब रह जाए, ऐसा ना हो। तो इकोनॉमिक जस्टिस की हम बात करते हैं। फिर पॉलिटिकल जस्टिस की, कोई भी व्यक्ति जिसका मन हो इलेक्शन लड़ने का, ठीक है, इलेक्शन लड़ने का, वो लड़ सकते हैं। ठीक है। या फिर हर किसी को वोटिंग राइट्स होना चाहिए। ये सारी चीज़ें क्या दर्शाता है कि हर किसी का वोट का एक ही वैल्यू है। दिस थिंग्स सिग्निफाई दैट हमारे इंडिया में पॉलिटिकल जस्टिस एग्जिस्ट करती हैं। तो ये हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है कि हमें जस्टिस प्रोवाइड करना है। दूसरा क्या है? लिबर्टी। लिबर्टी बोले तो आज़ादी। आज़ादी बोले तो आपको कुछ चीज़ें करने की आज़ादी, आप कुछ भी सोच सकते हैं, आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, चाहे आप मूवी के थ्रू हो, चाहे कार्टून के थ्रू हो, चाहे सॉन्ग के तौर पे। ये सारे चीज़ों को हम लोग एक्सप्रेस करना कहेंगे। थॉट, जब तक ये दिमाग में, आपके दिमाग में है, उसको हो गया थॉट। जैसे ही आपने उसको किसी एक रूप दे दिया, वो हो गया आपका एक्सप्रेशन। फिर उसके अलावा आप किसी भी चीज़ पे बिलीव कर सकते हैं, आप किसी भी चीज़ में अपना फेथ रख सकते हैं, उसको पूजा कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको इसकी लिबर्टी दिया जाएगा। ये हमारा जो प्रियम्बल है उसका सेकंड ऑब्जेक्टिव है, सेकंड गोल है कि हमारे हिंदुस्तान के लोगों को लिबर्टी मिले।
ठीक है, पहले जस्टिस, फिर हम लोग बात करते हैं लिबर्टी की, फिर अगर हम लोग इक्वलिटी की बात करते हैं कि अगर एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, अगर वहाँ पर इक्वलिटी नहीं है, इट मीन्स दैट डेमोक्रेटिक कंट्री इज़ नथिंग लेस देन ए जोक। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वलिटी प्रोवाइड करना पड़ेगा। हर व्यक्ति, कोई किसी से धर्म मतलब जात में बड़ा, कोई छोटा, कोई ऊंच नीच, इस तरह के भेदभाव बिल्कुल भी ना रहे। और किसी भी सेक्टर में जब हम लोग ज़िंदगी में आगे बढ़े, हर किसी को ऐसा मौका मिले कि वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना पाए, अपॉर्चुनिटीज़ बराबर मिले, इक्वलिटी मिले, स्टेटस इक्वल हो। ठीक है, कोई बोलेगा कि मैं सावर्ण हूँ, तुम दलित हो, मतलब रिलीजन के बेसिस पे या फिर कास्ट के बेसिस पे, ये सब नहीं होगा। और हर एक व्यक्ति के बीच में हमें क्या करना है, चौथा एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमें प्रमोट करना है। अभी लेटली इसके ऊपर बहुत सारे बातें हो रही हैं कि हमारे इंडिया में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन की गुहार रोज़ लगाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की बातें हम लोग रोज़ करते हैं, बट हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में एक इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसके बारे में हम लोग बहुत कम बात करते हैं, वो है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी बोले तो भाईचारा, ब्रदरहुड, सिस्टरहुड, दी टुगेदरनेस। ठीक है, हमारे देश में क्या है, मोर देन 1500 मोर देन 1500 डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। ठीक है, मोर देन 1500 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। फिर यहाँ पर ऑल द मेजर रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की जितनी भी सारे बड़ी बड़ी रिलीजन है, वो सारे रिलीजन हमारे देश में हैं। फिर हमारे यहाँ पर क्या है, बहुत सारे इंडिजिनियस ट्राइब्स हैं, बहुत सारे अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, ड्रेस अलग है, फूड अलग है। इन तमाम डिफरेंसेस के बावजूद भी हमें क्या करना पड़ेगा, एक चीज़ हमें वो करना पड़ेगा, प्रमोट करना पड़ेगा, वो है ब्रदरहुड या फिर सिस्टरहुड। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये सारी चीज़ें हमें प्रमोट करना पड़ेगा। तो फ्रेटर्निटी, ये है हमारा चौथा ऑब्जेक्टिव। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव हमारे प्रीएम्बल में दर्शाया गया है। ठीक है, और आखिरी में बोलता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 26 नवंबर 1949 को ये डॉक्यूमेंट को एडॉप्ट किया था एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो लेकिन हम जानते हैं कि 26 नवंबर को ये कंप्लीट हुआ था, एडॉप्ट किया गया था, लेकिन इट केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी। ऐसा क्यों, 26 जनवरी को क्यों भाई, 2 महीने क्यों रोका गया? 2 महीने इसलिए रोका गया, अगर हम लोग सिर्फ सीधा 20 साल पहले की बात करें, ठीक है, 20 ईयर्स अगो, मतलब कि 1929 में क्या हुआ था आपका, लाहौर में इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन हुआ था। आपको याद है, आपने पढ़ा होगा इंडियन हिस्ट्री। तो लाहौर सेशन में क्या किया गया था, एक हिस्टोरिक रेजोल्यूशन पास किया गया था। उस रेजोल्यूशन का नाम क्या है, पूर्ण स्वराज। ठीक है, पूर्ण स्वराज की कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और ये बोला गया कि हम लोग आने वाले, मतलब ये 1929 है, तो बोला कि 1930 के जनवरी के 26 को, ठीक है, 26 जनवरी का हम पूरे देश भर में क्या करेंगे, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। और ये पहली बार 26 जनवरी 1930 को क्या किया गया था, आपका इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया। तो इस डेट को 26 जनवरी, ये इस डेट को एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है हमारे इंडिया के हिस्ट्री में। तो इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो 26 नवंबर को कंप्लीट हो चुका था, उसको एनफोर्स किया गया था 26 जनवरी को। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन की आइडियल्स हो गया, नेचर हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, ठीक है, और डेट हो गया, और उसका सोर्स के बारे में हम लोगों ने बात किया। अगर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, हमारा प्रीएम्बल क्या करता है, ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो दर्शाता है। ठीक है, दूसरा क्या करता है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ, ये बोलते हैं कि हमारा जो प्रीएम्बल है, इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर चौथा क्या बोलते हैं कि इसमें हम लोग कोई सोर्स, वी डू नॉट टॉक अबाउट एनी सोर्स, कि ये जो हमारा प्रीएम्बल है, ठीक है, प्रीएम्बल को आप क्या नहीं कर सकते हैं, किसी कोर्ट ऑफ लॉ में एनफोर्स नहीं कर सकते। फिर हम लोग क्या देखते हैं कि कंटेन बेसिक स्ट्रक्चर, ये जो सारे जो शब्द हैं, ठीक है, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये सारे शब्द क्या है आपका, ये है आपका हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। ठीक है, तो ये क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। और ये क्या कर सकते हैं हम लोग, वी कैन अमेंड दिस प्रीएम्बल एज वी हैव सीन इन 1976 अंडर आर्टिकल 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसके तहत हम लोगों ने क्या किया गया था, प्रीएम्बल में 3 शब्द को ऐड किया गया था। क्या क्या है, सेक्युलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी, ये तीनों शब्द को ऐड किया गया था 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1976 में। तो मैं 2 नेचर के बारे में नहीं बताया, जो नेचर की बात करें, सोशलिज्म का मतलब क्या है कि ये बोलते हैं कि वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट।
You have nothing to lose. You have nothing to lose but your chains. कि आप सारे दुनिया भर के जितने भी सारे वर्कर्स हैं सबको एक हो जाइए और आप क्या करें, रिवोल्ट कर लीजिए. रिवोल्ट करने के बाद व्हाट विल बी द एंड रिजल्ट, कि डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट. डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट. ठीक है, कि जो हमारे काम करने वाले जो वर्किंग सेक्शन के जो लोग हैं उन लोगों की डिक्टेटरशिप हमें वो लोग रूलर बनेगा. तो ये काफ़ी वायलेंट कॉन्सेप्ट हो सकता है एट टाइम्स. तो क्या इंडिया में इस तरीके के वायलेंट आइडियाज़ के सोशलिज्म को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने की बात किया जा रहा है? नहीं, द आंसर इज़ नो. इंडिया में हम लोग गांधीयन सोशलिज्म को फॉलो करते हैं, जिसको हम लोग डेमोक्रेटिक आइडियल्स के ऊपर फाउंड किए हैं. ठीक है, नाकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि इंडियन सोशलिज्म इज डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, दैट इज गांधीयन सोशलिज्म. यहाँ पर हम लोग रिवोल्ट की बात नहीं करते, रिवोल्यूशन की बात नहीं करते. यहाँ पर हम लोग डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट की बात बिल्कुल भी नहीं करते हैं. फिर एक कॉन्सेप्ट आया था फाबियन सोशलिज्म. फाबियन सोशलिज्म क्या है? ये यूके में एक कॉन्सेप्ट प्रोपेगेट होता है कि कैपिटलिज्म की वजह से हमारे सोसाइटी में क्या आया है, इनइक्वालिटी आई है. रिच और पुअर के बीच में जो गैप है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और इस गैप को अगर हमें ख़त्म करना हो क्या करना पड़ेगा? गवर्नमेंट इंटरवेंशन होना पड़ेगा. गवर्नमेंट इंटरवेंशन किस रूप से? गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ के थ्रू हमें क्या करना पड़ेगा? अमीर और गरीब के बीच में जो गैप है उसका हमें कम करना पड़ेगा. सेकुलर की बात क्या है? सेकुलर वो है कि जहाँ पर हर एक रिलीजन को उतना ही रेस्पेक्ट मिल रहा है जितना मतलब मेजॉरिटी कम्युनिटी या फिर माइनॉरिटी कम्युनिटी के रिलीजन को मिल रहा हो. तो स्टेट क्या बोलता है? अगर वेस्टर्न फॉर्म ऑफ वेस्टर्न सेकुलरिज्म की अगर हम बात करते हैं, ये मैं सोच रहा था 10 मिनट में ख़त्म कर दूं, बट ये 2-3 मिनट और लगेगा. तो वेस्टर्न फॉर्म ऑफ सेकुलरिज्म की अगर हम बात करें, यहाँ पर बोलते हैं कि स्टेट और रिलीजन मिक्स नहीं होगा. दे कैनॉट मिक्स, स्टेट और रिलीजन कैनॉट मिक्स. लेकिन इंडिया में क्या बोलते हैं कि हर एक रिलीजन को उतना ही सपोर्ट किया जाएगा स्टेट के द्वारा जितना कि हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन जो भी अलग अलग रिलीजन है. तो ये हो गया सेक्युलर कैरेक्टर. ये हमारे इंडिया में सर्वधर्म संभाव में गांधी जी की कोटेशन है, उसको हम लोग बोलते हैं सर्वधर्म संभाव, मतलब ऑल रिलीजन पॉसिबल. ये हमारे इंडियन सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट है. ठीक है, उसके अलावा अगर हम लोग बात करें ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की हम लोगों ने बात कर लिया है. ठीक है, फिर अभी एक आखिरी में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस यू शुड ऑल्सो बी अवेयर अबाउट द क्रिटिसिज्म दैट इज गिवन टू द प्रीएम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. वो क्या है? क्या हमारा जो प्रीएम्बल है ये एक मिथ है या रियलिटी है? आपको लगेगा कि भाई इस तरह के सवाल तो हम कभी नहीं सुने, बट कम ऑन. अगर हमारा प्रीएम्बल बोलते हैं कि हमारा जो वो है कॉन्स्टिट्यूशन ये सोशलिस्ट होना चाहिए, कि हर किसी की बढ़ाई की बात करें. ठीक है, गरीब अमीर सबको लेके चले. ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ एक के हाथ में ना हो. अगर ऐसा है तो एलपीजी एरा जो हुआ 1991 में, उसके बाद प्राइवेटाइजेशन होने लगा, फिर कैपिटलाइजेशन होने लगा. आज के डेट में ब्लेटेंट कैपिटलिज्म हमें देखने के लिए मिलता है. क्या ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन नहीं है? दूसरा क्वेश्चन ये है, हम लोग सेकुलरिज्म की बात करते हैं कि हर रिलीजन को उतना ही रेस्पेक्ट किया जाएगा जितना मतलब मेजॉरिटी रिलीजन या फिर माइनॉरिटी रिलीजन में किया जाता है. तो सरकार कुंभ मेला क्यों करवाते हैं? ये क्या कौन सा सेकुलरिज्म के पार्ट है? मानसरोवर यात्रा, कल कैलाश मानसरोवर यात्रा की बात कर लीजिए, या फिर आप हज पिलग्रिमेज जो होता है, हज करने जाते हैं, उसमें भी सरकार क्या करते हैं? फंडिंग करते हैं. तो सरकार क्यों रिलीजियस स्फेयर में हस्तक्षेप कर रहे हैं? अभी अयोध्या में जो हुआ उसके बाद वहाँ पर सरकार जो है वहाँ पर राम टेम्पल में जो है आपका ओपनिंग सेरेमनी में जाते हैं. तो ये सारी चीज़ें हमारे सेकुलरिज्म के कॉन्सेप्ट के खिलाफ जाता है. तो इफ़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज सोशल जस्टिस, अगर सोशल जस्टिस हमें बात करते हैं सोशल जस्टिस की, तो फिर दलित, ट्राइबल, माइनॉरिटीज़, इन लोगों को क्यों परेशान किया जाता है? ठीक है, तो इफ़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्रेटर्निटी, भाईचारे की बात है, तो लोग कास्ट और रिलीजन के बेस में क्यों बांटा हुआ है? ठीक है, अगर थॉट एंड एक्सप्रेशन की आज़ादी है तो लेजिट क्वेश्चन पूछने की वजह से लोगों को एंटी नेशनल क्यों करार दिया जाता है या फिर सेडिशन के अंदर क्यों चार्ज किया जाता है? फाइनली इफ द ऑब्जेक्टिव इज इकोनॉमिक जस्टिस, तो फिर एक व्यक्ति इतना अमीर हो जाता है दुनिया भर में, दुनिया के टॉप 10 में आ जाते हैं, और वहीं पे 20 करोड़ लोग रोज़ भूखे पेट सोते हैं. तो इस तरह के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं. क्या ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियल्स को हनन करते हैं कि नहीं? दिस आर द क्वेश्चन यू शुड बी अवेयर अबाउट, एंड दिस इज ऑल वी नीड टू नो अबाउट प्रीएम्बल. आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा. टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन बाय बाय.